हमें पढ़ना है कि सेप्सिस में ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण पेशेंट जो है वो शॉक में चली जाती है। तो सबसे पहले तो जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर की जो एंडोथीलियम होती है, ये जो आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल के जो अंदर के सेल्स होते हैं उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है, ये सेल्स है, ठीक है, इनको ये डैमेज करती है। इन माइक बंद करिए जिसका भी ऑन है। ठीक है, इन सेल्स को वो डैमेज करती है। तो इसके कारण क्या होता है, जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं ना, तो इनके बीच में से गैप आ जाता है और यहाँ पे जितना भी ब्लड में जो फ्लूइड होता है वो सब ऐसे लीक होने लगता है। ठीक है, कैपिलरी लीक हो जाएगी। अब इसके कारण यहाँ जो ऑर्गन को ब्लड जाना है वो कम हो जाएगा, उधर ऑर्गन को जो ऑक्सीजन जाना है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण उस ऑर्गन का क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन, ऑर्गन काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा। और ऑर्गन डिसफंक्शन से क्या हो जाता है, ऑर्गन का फेलियर। ठीक है, ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। फिर जिस भी ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, जिस भी ऑर्गन की कैपिलरीज को खराब करेगा, उस ऑर्गन पे ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। इसी कारण से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। दूसरी चीज, अब क्योंकि ये सारी चीजें लीकी हो रही है, कैपिलरीज लीक हो रही है, सब हो रही है, तो ब्लड जो होता है अपना काम करता है कि इसको रोकने का, तो ट्राई करता है यहाँ पे क्लॉट बना दे, क्लॉट बना दे, ठीक है, जिससे ये जाए ना। लेकिन क्या हो जाता है कि एक पॉइंट के बाद ब्लड अपना काम करना बंद कर देते, जितने सेल्स थे सब खत्म हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, कोआगुलोपैथी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। तो डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन को हम डीआईसी बोलेंगे। डीआईसी क्या होता है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स कंज्यूम हो जाते हैं और उसके कारण खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब यूज हो जाएंगे, और उसके बाद सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण खून जमने की क्षमता खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके कारण ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अब ब्लीडिंग हो जाएगी, खून कम हो जाएगा, तो जो ऑर्गन है उस ऑर्गन में भी ब्लड कम जाएगा। तो ऑर्गन में अगर ब्लड कम जाता है, खून कम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन या फिर टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब क्या है, खून कितना जा रहा है, तो हाइपो मतलब कम, तो ऑर्गन का हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा और इसके कारण ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये वाला जो सेकंड वाला चार्ट है ये देखा। अब अपन ने क्या देखा था कि इन्फेक्शन से सेल्स काम करना खराब कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सेल्यूलर डिसफंक्शन हो रहा है। तो सेल का जो काम होता है वो अपना एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, मतलब कि कुछ चीज बनाना या कुछ चीज तोड़ना, जरूरत के हिसाब से अगर सेल को कुछ बनाना होगा तो वो बनाता है। ठीक है, अगर उसको ग्लूकोज को यूज करके ग्लाइकोजन बनाना है या कुछ भी काम करना है, एनर्जी के लिए कुछ एटीपी बनाना है, तो वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। या अगर उसको कुछ तोड़ना है, ठीक है, कि एनर्जी के लिए हमें ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज चाहिए, कोई भी काम, सेल डिसफंक्शन हो जाएगा, वो अपना काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण सेल की एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी और उससे मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेल ऑर्गन जो है वो फेल हो जाएगा। साथ ही साथ में ये अपने हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, हार्ट का काम करने की क्षमता को कम करेगा। ठीक है, और उसके कारण अपना जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है वो फैल जाएगा और बीपी कम हो जाएगा, और बीपी कम होने के कारण ऑर्गन्स में ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड नहीं जाने के कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। इस चार्ट को समझने की कोशिश करना, इसको रटना मत। ठीक है, इसको समझोगे तो इसको इम्प्लीमेंट करना अपने दिनचर्या में, डेली प्रैक्टिस में इसको अप्लाई करने में आसानी होगी, जब चीजें समझ के करोगे, रटना नहीं। ठीक है, चलो अब
इसको मैनेज कैसे करोगे। तो उसका गोल्डन आवर होता है जो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ करना है। तो अगर उसका SpO2 94 से कम है तो आपको उसको ऑक्सीजन देनी है। ठीक है, सेप्सिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले साथ साथ में आपको ब्लड कल्चर भी भेजना है कि ब्लड में जो इन्फेक्शन होगा वो ब्लड कल्चर में पता चल जाएगा और वो कौन से एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है उससे हम पता चल जाएगा। लेकिन कल्चर की रिपोर्ट आने में 3 दिन लगेंगे, तो इससे पहले जब तक रिपोर्ट आएगी आप एंटीबायोटिक्स नॉर्मली जो शुरू करते हैं IV एंटीबायोटिक्स शुरू करोगे। कब करोगे? जैसे ही आपने सेप्सिस आइडेंटिफाई किया, आपने ये देखा कि पेशेंट को सेप्सिस है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसको स्टार्ट कर दो। अगर कम से कम 2 तरह की एंटीबायोटिक शुरू करनी है। ठीक है, तो आप क्या दोगे उसमें उसके अलावा फ्लूइड्स दोगे। पेशेंट शॉक में है तो शॉक में जैसे फ्लूइड्स अपन ने पढ़े थे वैसे फ्लूइड्स देने हैं। ठीक है, अब आप उसको कल्चर में तो आएगा 3 दिन में। तो गाइडलाइंस क्या बोलती हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक शुरू करोगे। या तो आप पिपरासिलिन टाजोवैक्टम शुरू करोगे 4.5 ग्राम 6 घंटे के हिसाब से, या सीफोपेराजोन सल्बैक्टम 3 ग्राम 12-12 घंटे में। और साथ ही साथ में MRSA क्या होता है, किसी को पता है? पैथो की क्लास, फार्मा की क्लास हुई है? नहीं मैडम। मेथिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, कोई नहीं होता हुआ। है ठीक है, वो पढ़ाएंगे। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये सारे एंटीबायोटिक्स से, जो पेनिसिलिन वाले एंटीबायोटिक होते हैं ना स्टेफाइलोकोकस से सेंसिटिव होता है, लेकिन मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सारे पेनिसिलिन और मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट होता है। तो उसको कवर करने के लिए हमें वैंकोमाइसिन या डिटोलैब। तो आपके पास पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, ये आपने आइडेंटिफाई किया, आपको बस इतना करना है कि पेशेंट को फ्लूइड्स चढ़ाने हैं। ठीक है, उसका BP मेंटेन करके लेके आना है, उसको थोड़ी कंडीशन स्टेबलाइज करनी है। और आपको या तो पिपरासिलिन टाजोबैक्टम 1 डोज दे दो या सीफोपैराजिन सल्बैक्टम 1 डोज दे दो और पेशेंट को फटाफट रेफर करो। अगर आपके पास ये ऊंची ऊंची एंटीबायोटिक्स नहीं है, मान लो कई बार ये एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती, तो आप कुछ नहीं करोगे, एम्पीसिलिन लगा के भेज दोगे और साथ में मेट्रोजिल लगा के भेज दोगे, अगर आपके पास वो वाली एंटीबायोटिक्स नहीं है तो। ठीक है, इतना सारा अलग से आप उसको वो नहीं कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो बस आप इतनी एंटीबायोटिक्स याद रखो कि सेप्टिक शॉक में अगर आपको पेशेंट लग रही है तो उसको पिपराजिलिन टाइसोबैक्टम दे दोगे, एक स्टार्ट डोज में लगा के भेज दोगे, या फिर सीफोपेराजोन सल्बैक्टम। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एम्पीसिलिन 500 मिलीग्राम दे दोगे और मेट्रोजिल दे दोगे और पेशेंट को IV फ्लूइड वगैरह दे के रेफर करोगे। अगर इन सब में से एम्पीसिलिन कई बार मिलती नहीं है, सेफ्ट्राइक्सोन बहुत आसानी से मिल जाती है, तो सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम या 1 ग्राम भी है ना आपके पास, तो 1 ग्राम लगा के भी पेशेंट एक ही को खाऊंगा रेफर कर सकते हो। मैं क्लास बंद कर दूं क्या? 1000 बार मैं क्लास शुरू होने के टाइम पे बोल चुकी हूँ कि मेरे को माइक ऑफ चाहिए, लेकिन समझने वाले समझ नहीं रहे। कितनी बार और कौन सी भाषा में बोलना पड़ेगा जो आप लोगों को समझ आएगी? किसने जहमत उठाई थी माइक ऑन रखने की? नहीं समझ आ रही हिंदी? बस फ्रेंच में समझाऊं, चाइनीज में, बशिष्ठी जापानीज देखिए में? तो कौन बोल रहे थे? पता नहीं सर क्या बोलूं, हर क्लास में तो डिस्टर्ब करते हैं सभी लोग, क्या बोलूं सर। अब मतलब एक हमारे टीचर डिस्टरबेंस बोले। नहीं, अब एक डिस्टरबेंस और उस इंसान को 1 हफ्ते के लिए क्लास से आउट, और ये आज की क्लास तुरंत के तुरंत मैं बंद कर दूंगी। तो जिसने ये अगर ये हाँ, किया ये तो सही रहेगा मैम जी, हाँ उस सही इंसान को रहेगा एक मैम। हफ्ते के लिए आउट, और आज की क्लास फिर वहीं के वहीं बंद कर दूंगी। ये सही, सबका नुकसान होगा, तुम्हारा जिसने भी माइक ऑन रखा उसका तो होगा ही नुकसान। चलो, ठीक है, इतना समझ गए? यस मैम। देखो गाड़ियों की आवाजें आ रही है मुझे पीछे से, अरे ये बंदा कौन है मुझे यार, इनको ऑफ कर दीजिए अलग ही मैडम चल जी वहां रहे से। हैं। विजय बेले जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है विजय बेले जी? कब से मैम बोल रही है माइक म्यूट करिए। भैया मेरा तो मूड है। आपका बार बार
हो रहा है? ठीक है, शांत रहिए, क्लास चलने दीजिए। ठीक है, इतना पढ़ लिया अपन ने, उसमें इम्पोर्टेंट नहीं। अब अपन आएंगे आज का अगला टॉपिक जो है वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ क्या क्या कारण हो सकते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के, जो आपके पास एक इसमें एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं 2 मिनट में देख लूंगा, चैट बॉक्स में लिखो। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। अभी आ रही है जी मैम। क्या बोल रहे हैं? हार्मोन इम्बैलेंस के कारण वाइट डिस्चार्ज, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल हाइजीन। भूपेंद्र जी मैं बोल के गई थी 2 मिनट से बात कर रही हूँ, आवाज जो आपको नहीं आ रही थी, मैं बोल ही नहीं रही थी। बैक्टीरियल वेजाइनाइट, ठीक है, यूटीआई। इंद्रपाल जी मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। सबर नाम की चीज तो एकदम ही नहीं है ना आप लोगों के जिसमें। चलो, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाने से वेजाइनल डिस्चार्ज एक शारीरिक क्रिया है जो ईस्ट्रोजन के स्तर में प्राकृतिक परिवर्तन के कारण होती है। ओव्यूलेशन, कामक उत्तेजना, गर्भनिरोधक गोलियां और गर्भावस्था के दौरान डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ सकती है। करेक्ट।
वेजाइना के जीवाणु संतुलन में परिवर्तन से इसका रंग, गंध और टेक्सचर प्रतिकूल रूप से प्रोटोजोअल बैक्टीरियल कैंडिडा फ्लोराइजन। ठीक है, मैम ये कॉपी पेस्ट किया हुआ मैसेज है। कोई बात नहीं, पढ़ा तो कम से कम की जहमत तो उठाई कि पढ़ लिया। जी मैम। ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, अब वेजाइनल डिस्चार्ज जो है नॉर्मली फिजियोलॉजिकल होता है, जो कि आप लोग कह रहे हो ना ईस्ट्रोजन के कारण। तो देखो, बॉडी में ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी कब ज्यादा होती है? ओव्यूलेशन के आसपास। तो 10वें दिन के आसपास से, 10th डे ऑफ साइकिल के आसपास से, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके आसपास से जो डिस्चार्ज होता है वो पतला होता है, थिन। ठीक है, कोपियस, कोपियस मतलब मात्रा उसकी ज्यादा होगी, अधिक अधिक मात्रा में निकलेगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, पारदर्शी टाइप्स। ठीक है, और क्या होगा? फंगल और क्या होगा? इन्फेक्शन। नहीं, अभी अपन ईस्ट्रोजन से होने वाली की डिस्चार्ज करते हैं। तो पतला पतला आएगा, मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी और एकदम ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरॉन साइकिल में ज्यादा होता है तब ये डेट ओव्यूलेशन, डेट एंड से ओव्यूलेशन तक की बात हो रही है, तब तक के ईस्ट्रोजन ज्यादा है। प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के बाद ज्यादा हो जाता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, मैंने बताया था। तब क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, स्कैंटी हो जाता है। स्कैंटी मतलब कम मात्रा हो जाती है उसकी। ठीक है, और ये सफेद होता है, जो ट्रांसपेरेंट था वो सफेद वाइट। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के कारण जो ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि फिजियोलॉजिकल है। जिसका भी माइक ऑन है बंद करो, मैं क्लास बंद करती हूँ, मेरा बहुत हो रहा है। ये फिजियोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल मतलब ये नॉर्मल है, ये हर लड़की को, हर महिला को होगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास एक बच्ची आती है, मतलब अभी अभी उसको पीरियड आने जा रही है, 15 एक साल की है, और ये 1 साल से मुझे पीरियड जा रहे हैं, और 1 साल से ही मुझे, या उसके आसपास से 1-2 साल से मुझे सफेद पानी की शिकायत है। आप इसके लिए तो वो शादीशुदा नहीं है, उसका वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बच्ची, अच्छी बच्ची, बस घर से स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है। ठीक है, तब आप उसको हिस्ट्री में पूछोगे कि किस तरह का पानी में जाता है, कब कब जाता है, और दोनों केसेस में उसमें बदबू नहीं होगी। ठीक है, नॉन फाउल स्मेल, बदबू नहीं आएगी, नॉर्मल डिस्चार्ज से बदबू नहीं आती। ठीक है, थोड़ा सा जो उसका ओडर रहता है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया भी तो रहते हैं, तो उनके कारण भी वो छोटा हल्का स्मेल होता है, लेकिन बदबूदार पानी और इसके स्मेल में अंतर है। ठीक है, चलो, अब आप उसको बदबू बोलोगे कि जब पीरियड आने के बीच की साइकिल, जब 10 से 15 दिन के आसपास वो पतला पतला होता है क्या, मात्रा उसकी ज्यादा होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, और बाद में वो गाढ़ा हो जाता है, कम हो जाता है, सफेद सफेद दिखता है। तो अगर वो सब इन सारी चीजों में हाँ बोलती है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज है। और आप उसको बस काउंसिल करोगे कि ये नॉर्मल हॉर्मोन्स के कारण होता है, और इसके लिए कोई गोली दवा की आवश्यकता नहीं होती है, ये नॉर्मल है। और इसका ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जीवन पर्यंत, जब तक के उसका मासिक धर्म चलता है, जब तक के नॉर्मली उसको पीरियड्स आते हैं, ये डिस्चार्ज रहेगा।
ठीक है, समझ गए? अब यस मैम। अब नॉर्मल कॉजेज भी हो सकते हैं, है ना? अब नॉर्मल क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? अब नॉर्मल में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो स्क्रीन रुक सकता है। गया है, क्या बेटा? ठीक हो गया मैम। क्या हो गया? मैम एक्चुअली स्क्रीन रुक गया था, वापस ठीक हो गया। अच्छा, वो कभी कभी नेटवर्क, एक तो बारिश का मौसम चल रहा है ना बेटा, ये भी कुछ नेटवर्क इशू है। ठीक है, अब अपन कॉजेज पढ़ेंगे। अब नॉर्मल क्या है? तो ये डब्बा दिख रहा है सबको, जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। देखो इसमें इन्फेक्शन वाले, हाँ, इन्फेक्शन से होने वाले क्या क्या कारण है जिसके कारण डिस्चार्ज हो सकता है, और इन्फेक्शन के अतिरिक्त क्या क्या कॉजेज है, नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज। ठीक है, क्या हो गया बेटा? बुखार? बुखार कब से? मैडम इनको म्यूट कर दीजिए उधर से। यही काम बचा है ना मेरे पास जीवन में। कौन है ये? तारंग रॉय है कि रविशेखर राव है? रविशेखर तरंग राव है, रविशेखर राव जी है। इनको मैं रिमूव ही करूंगी, ये लोग लायक नहीं है मेरी क्लास में बैठने के। कर दीजिए मैम, ये रविशेखर राव हर क्लास में डिस्टर्ब करते हैं। ये तारंग रॉय तो नहीं करते? इनका भी नहीं, माइक, तरंग राव नहीं करते। इनका माइक भी। आवाज इनको रहने दीजिए मैम, क्लास कंटिन्यू कीजिए। मैं तो कंटिन्यू कर ही रही हूँ ना, आप लोगों के साथ वाले नहीं समझ रहे। जब मैं कह रही हूँ मैं शांति से पढ़ाना चाह रही हूँ, माइक बंद रखो, तो इतनी सी बात समझने में कितनी आफत आ जाती है। पीछे से मुझे मोटरसाइकिलों की, बुखार है क्या, ये है क्या, वो है क्या, यही सुनाई दे रहा है। मेरी जगह बैठ के देखो, जब आप एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ा रहे होगे। मैम जिसको म्यूट रहेगा उसको अनम्यूट कर दीजिए। मेडिकल कॉलेज क्या मैं से ये सब बार बार नहीं करूंगी, मैं इनको रिमूव करूंगी। चलो हमको एक डिग्री और लेना है। इन्फेक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो वल्वो वेजाइनल आओ, कैंडिडियासिस, कैंडिडिया क्या ठीक है? है, कैंडिडा एक फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, डिटेल धन्यवाद। में अभी और पढ़ेंगे, नाम याद रखो अभी। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, नाम याद रखो। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, निसीरिया गोनोरिया, और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होगा वो, और पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी का फुल फॉर्म लिख रही हूँ यहाँ पे, पेल्विक क्या क्या होता है वो मैं पूरा पढ़ाऊंगी डिटेल में, एक एक करके, टाइम लगेगा लेकिन अपन एक एक करके सब पढ़ेंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। अब नॉन इन्फेक्टिव क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? नॉन नॉन इन्फेक्टिव में देख लेते हैं। नॉन इन्फेक्टिव में अंदर कोई फॉरेन बॉडी रह गई है। फॉरेन बॉडी में क्या हो सकता है? आजकल आपने सुना होगा कि सैनिटरी पैड्स की जगह टैम्पॉन्स आते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। फीमेल कॉन्डम्स वगैरह होते हैं। फिर कई बार क्या होता है, जो आपने सुना होगा कि बहुत बूढ़ी महिलाएं जिनके 8-10 बच्चे हैं, ठीक है, 70 एक 75 एक साल की अम्मा है, और वो आती होगी, बोलती होगी कि मेरा नीचे से शरीर बाहर आ रहा है ना? तो अब कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन से तो अपन ठीक कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को मान लो दिल की बीमारी है, ठीक है, या फिर कोई भी बीमारी है, अनकंट्रोल बीपी है, अनकंट्रोल शुगर है, वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, या अम्मा बोलती है कि मैं सर्जरी कराना ही नहीं चाहती, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हो, अंदर एक चूड़ी जैसे डाल देते हो वेजाइना के अंदर, जिससे क्या होता है, जो बाहर आ रहा होता है उसका यूट्रस, सर्विक्स, वो उसको एक सपोर्ट देता है, ठीक है, और उसके सपोर्ट से वो अंदर रहती है। लेकिन उसको पूरे टाइम बस अंदर रखना नहीं है, उसको समय समय पर डॉक्टर जैसे जैसे एडवाइस करेंगे वैसे वैसे, शुरू शुरू में तो उसको डॉक्टर के पास आना है, उसको निकलवाना है, क्लीन कराना है, चेंज कराना है, ठीक है। लेकिन मैं क्लास बंद कर रही हूँ बच्चों, मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेशन। किसने ऑन किया था?
मैं बोलती हूँ सबके फटाफट माइक ऑफ हो जाता है। बेटा मैं ऑल म्यूट कर देती, लेकिन क्योंकि इसको जूम से कनेक्ट करके मुझे पढ़ाना होता है, तो आप लोगों को मेरी भी आवाज नहीं आएगी अगर मैं ऑल म्यूट कर दूंगी। मैं दैट इज द ओनली रीजन कि मैं ऑल म्यूट नहीं कर पाती। फिर ये बोर्ड आप कुछ नहीं देख पाओगे ना मेरी आवाज सुन पाओगे। चलो ठीक है। तो अगर वो पेशेंट आई, उसने ये चूड़ी अंदर डलवाई और वो भूल गई, बोली कि अरे वाह अब तो बच्चेदानी भी बाहर आ रही, कुछ नहीं आ रही, वो ना डॉक्टर के पास गई ना तो उसने निकाल के साफ सफाई की, तो वो भी इन्फेक्ट हो सकती है, जिसके कारण वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा ट्यूमर, कोई भी कैंसर है वल्वा का, वेजाइना का, सर्विक्स का या फिर यूट्रस का, अंदर एंडोमेट्रियम का, ठीक है, उस केस में भी वो भी एक नॉन इन्फेक्टिव कॉज है वेजाइनल डिस्चार्ज। दूसरी चीज, जब मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है, तो मेनोपॉज आने के टाइम पे वेजाइना और सर्विक्स में कई बार सूजन आ जाती है, ठीक है, उसके कारण भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। और सर्विक्स में कई बार पॉलिप होता है, एक्टोपी आपको समझने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, या छोटा मोटा पॉलिप होता है, जैसे मान लो ये सर्विक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कुछ एक मास जैसा आ रहा है सर्विक्स से, ठीक है, तो उस केस में भी वाइट डिस्चार्ज की ये हो सकती है, कॉज हो सकता है। ये सारे नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव कॉज में हमारे पास कैंडिडियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर क्लेमाइडिया ड्रैकोमैटिस, निसीरिया गोनोरिया, और दूसरे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होंगे वो, और पीआईडी जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज में, और ये नॉन इन्फेक्टिव जो रिटेन फॉरेन बॉडी की बात है ना, कई बार क्या होता है, मैंने एक बच्ची देखी थी, एक आज से ऑलमोस्ट 2 साल हो गए करीब करीब, वो बच्ची थी, उसको समझा नहीं, बच्ची ने क्या किया, 1 साल की 4-5 साल की बच्ची, उसने 4-5 भी नहीं, 3 साल की बच्ची थी, उसने कंचे से खेलते खेलते अंदर अपने वेजाइना में कंचा डाल दिया। अब रो रहा है, जब घर वालों को पता पड़ा, तब फिर उसके बाद जब आए उसको एग्जामिन किया तो बच्चे तो रो रहे हैं, फिर उसको एनेस्थीसिया में लिया, एनेस्थीसिया से पूरा बेहोश किया, फिर उस बच्चे को निकाला। तो अगर बच्चे, छोटे बच्चे में, देखते छोटे बच्चे में कभी ऐसा वो पेन बोल रही है नीचे, वेजाइनल डिस्चार्ज बोल रही है, कुछ भी कह रही है, तो ये आपको आपके दिमाग में रखना है कि कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा ना, बच्चे ने नाक में कंचा डाल लिया, कान में कंचा डाल लिया, कंचा खा गया, है ना, तो ये सारी चीजें ऐसे भी हो सकता है, ये भी कंचा क्या होता है ये? कंचा मार्बल, कंचा नहीं पता आप लोगों को? वो शीशे का कंचा, वो बंटी बंटी जो रहता है। बाटी 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 कांच की बाटी, बाटी। कांच, हाँ कांच बोलते हैं, हाँ, कांच एक कांच का गोल गोल सा रहता है ना, हरे हरे रंग का, जी जी मैम। कांच की गोटी है। हरे रंग का रहता है। क्या बोलते हैं उसको, हम तो कंचा ही बोलते हैं। कांच कांच की गोटी कांच। बंटी आंटी, बंटी आंटी बंटी कहते बोलते हैं हैं मैम। मैडम जी, बोलिए आंटी। कांच का मैडम कंचा ही बोला जाता है। भाई कौन कौन खेला है बंटी? कांच की गोटी बोलते मैम ज्यादातर। अच्छा, क्या इससे ये बच्चे लोग खेलते भी है ना इससे, तुम लोग ने भी खेला होगा, जी मैम। अभी नहीं खेले मैम, कोई भी हम हाँ खेले। मैम कंचे खेलते हैं, कंचे होते हैं। है ना, कंचे खेलते खेले, हैं ना। कंचा ही बोलता है मैम। हाँ, मतलब हमारे यहाँ मतलब मैं जब छोटी थी मैम तब गेम मैम आता था। सेवन मैम से मैम 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 7th क्लास में एनसीईआरटी हिंदी में एक चैप्टर आता है कंचे। हाँ हाँ, तो उसमें छोटे छोटे वो बच्चे, पूरा चैप्टर ही कंचे का ही है, वो हिंदी में आता है 7th क्लास में एनसीईआरटी में। मतलब मैं हैरान हूँ, मुझे लगा कि नॉर्मली यूज होता होगा कंचा वर्ड, तो सबको पता होगा। सबको पता है मैम, यही बोलते ही है, सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। हमें भी कोई पता है मैम, पता है। ना वजह से कोई कंफ्यूजन। बात नहीं, शहन ने नहीं खेला होगा, शहन अच्छी है, उसने कंचे नहीं खेले होंगे। हम फीमेल लीग खेलती है मैम, ज्यादा मेल ज्यादा नहीं नहीं नहीं, खेलते हैं। मतलब पहले हम छोटे थे तो ऐसे एक गेम आता था, इसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे होते थे, और फिर उसमें ना कंचे सारे रख देते थे और बीच का एक खाली छोड़ते थे, और फिर सारे कंचों से खेलते, मतलब गेम में था एक के ऊपर से एक निकाल के, बस आखिरी में एक कंचा बनाना टास्क, बचाना टास्क होता था।
तो मुझे इसलिए पता है कंचे, मैं ये खेलती थी। मैडम भी कंचा खेल मेरे रही पास आप लोगों मेरे में पास से किसी ने, डिब्बा भरा हुआ रहता है। हाँ, अब आप लोगों ने किसी ने खेला है कि नहीं पता नहीं, एक ब्रेन बीटा नाम का गेम था ये खेलते थे। नया नाम है। अब जो भी होगा, मतलब मेरे जमाने में तो ये था जब मैं छोटी थी। यस मैडम, खेला है मैडम, खेला है। खेला है ना? हम लोग इसको बंटी बोलते थे मैम, बंटी। चलो ठीक है। तो अब वेजाइनल डिस्चार्ज लेके पेशेंट आई है तो आपको बहुत सारी चीज देखो, उम्र देखनी है, ठीक है। अगर कम उम्र की बच्ची है या कुछ है तो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। हिस्ट्री में आप क्या दोगे? सबसे पहले उम्र देखोगे। दूसरी चीज, अगर वो बच्ची है, मान लो अभी अभी उसको महीना आना चालू हुआ है, तो वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही नाजुक तरीके से और समझदारी से, या तो उस बच्ची से या उसके घर वालों से, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उसकी सेक्सुअल एक्टिव है कि नहीं, इसकी आपको हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चियां माता पिता से छुपाती हैं, उनका बॉयफ्रेंड होता है, नहीं बताती है ना, उससे इन्फेक्शन के कारण हो सकता है डिस्चार्ज हो, ठीक है। तो और कई बार क्या रहता है कि गांव देहात में कुछ बड़े बूढ़े होते हैं, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, सिर्फ गांव देहात में, इनफैक्ट शहरों में भी होता है ये, कि बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं अड़ोसी पड़ोसी या कोई उनका दोस्त या उनका कोई रिश्तेदार। तो ये सारी हिस्ट्री निकालना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक तरीके से आपको कैसे ना कैसे करके हिस्ट्री निकालनी है। उसके लिए आपको पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, स्पेशली जब वो कम उम्र का बच्चा है, उसका आपको कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, अच्छे से बात करनी पड़ेगी और फिर हिस्ट्री जो है वो निकालनी पड़ेगी। मान लो अब रिप्रोडक्टिव एज की शादीशुदा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ज्यादा कॉमन क्या है, एक मिनट हम बच्चों, रिप्रोडक्टिव एज में क्या कॉमन है, इन्फेक्टिव कॉजेज ज्यादा कॉमन है। तो आप उसमें इन्फेक्शन ज्यादा सोचोगे, हस्बैंड को होता है तो वाइफ को हो जाता है, वाइफ को होता है तो हस्बैंड को हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक। और अगर बूढ़ी अम्मा है तो बूढ़ी अम्मा में आप क्या क्या सोच सकते हो, उसमें आप ये सारी चीजें सोच सकते हो। एट्रोफिक वेजाइनाइटिस उनमें ज्यादा कॉमन होता है, ठीक मैम है। ये मेल में भी होता है क्या? क्या? मेल इन्फेक्शन में तो भी मेल में होता भी है हो क्या? सकता है ना बेटा, इन्फेक्शन तो मेल को है तो फीमेल को जाएगा, फीमेल को तो मेल को भी हो सकता है। बस उनके वेजाइना वगैरह में नहीं होगा, उनके फिर यूरेथ्रा वगैरह में, उनको यूरेथ्राइटिस हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अट्रोफिक वेजाइनाइटिस हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है, बड़ी बूढ़ी अम्मा है उनको कैंसर के कारण डिस्चार्ज हो सकता है। अब उस दिन एक मेरे पास पेशेंट आई, कहती है नीचे से मुझे बदबूदार पानी जा रहा है, और वो अम्मा की उम्र थी कुछ 68 साल या 70 साल। उनको देखा, नीचे से लिटरली गंदा बदबूदार पानी जा रहा था। अब उसका जो सर्विक्स था वो नॉर्मल था, तो अंदर से बदबूदार पानी आ रहा है यूट्रस में से। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले दिमाग में क्या लगाऊंगी कि हो सकता है इसको अंदर जो पस इकट्ठा हो रहा है वो यूट्रस के कैंसर के कारण हो रहा है। अम्मा को बोला मैंने भर्ती होने को, भर्ती नहीं हुई वो अलग बात है, नहीं तो हम क्या करते, बच्चेदानी का मुंह का एक सैंपल लेते, अंदर यूट्रस की जो अंदर की लेयर है उसकी बायोप्सी लेते, उसको भेजते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अम्मा में 95% चांसेस थे जिसको अंदर यूट्रस का कैंसर निकलता। तो आप एज के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे, आप अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना चलोगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसको सोचोगे और उसमें अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करोगे, आप साथ साथ में अब हिस्ट्री अच्छे से ले ली, उम्र उम्र पूछ ली सब क्या, अब आपको एग्जामिन करना है। तो अपने एग्जामिन में सबसे पहले वल्वा में देखोगे। कई बार वल्वा में कोई स्वेलिंग होती है। वल्वा क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो बाहर दिखता है वो होता है, ठीक है। वहां पे कोई इन्फेक्शन का कारण तो नहीं दिख रहा, वहां पे कोई सूजन, वहां पे कोई लाल 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 लालपन तो नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें देखनी हो सकता है वहां से डिस्चार्ज आ रहा हो, ठीक है। उसके अलावा सर्विक्स देखोगे कि सर्विक्स नॉर्मल है कि वो लाल दिख रहा है, इन्फेक्शन वाला दिख रहा है ना, या सर्विक्स जो है वो उसमें कैंसर जैसी कुछ ग्रोथ दिख रही है, ये सारी चीजें। तो वेजाइना देखोगे कि वेजाइना में कोई ग्रोथ तो नहीं है, वेजाइना में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा यूट्रस को भी आपको देखना है, यूट्रस को असेस करोगे,
यूट्रस नॉर्मल की अपेक्षा में बड़ा तो नहीं है, ठीक है। और जो डिस्चार्ज आ रहा है वो डिस्चार्ज किस प्रकार का, अलग अलग प्रकार के डिस्चार्जेस अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी, तो उसमें आपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखा, आपने फिर सर्विक्स देखा, आपने विजाइना देखा, और बायमैनुअल मतलब दोनों हाथों से आपने यूट्रस भी असेस किया कि कैसा महसूस हो रहा है, कि बड़ा तो नहीं है नॉर्मल की अपेक्षा में, ये सारी चीजें आपने देखी, ठीक है। उसके अलावा आपको और क्या क्या देना है कि कई कई बार क्या होता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर है किसी के, तो उस केस में, और जरूरी नहीं है कि महिला के ही हों, कई बार क्या होता है कि पुरुष के बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर होते हैं लेकिन उस महिला को पता नहीं होता है, और पुरुष बाहर से इन्फेक्शन लेके आएगा और महिला को देगा। कई बार महिला के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि पति उसका बाहर रहता है और उसका कहीं उसके मोहल्ले में या कहीं किसी से अफेयर चल रहा है, तो ये हो सकता है, या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी। उसके अलावा उसके मेंसेस रेगुलर आते हैं कि नहीं, और उसके अलावा वो अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन करती है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पता करनी है, और वो खुद से कोई दवाइयाँ ववाइयाँ तो नहीं लेती है। कॉमन बार बार अबॉर्शन होने के कारण भी हो सकता है ना? हाँ, अगर बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो हो सकता है ढंग से जो सेप्टिक तरीका होता है, जो नॉर्मल प्रॉपर हाइजीनिक तरीका होता है, उससे नहीं किया, दाई वाई ने गंदे तरीके से अबॉर्शन कर दिया या कुछ कर दिया, तो उस केस में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबसे कॉमन क्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस सबसे कॉमन है, एक कैंडिडियासिस सबसे कॉमन है, और एक ट्राइकोमोनासिस। अभी इनके बारे में डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा समय चाहिए। चलो, अब आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो। मैडम चिंता और तनाव के वजह से भी डिस्चार्ज हो सकती है क्या? नहीं, तनाव के कारण डिस्चार्ज नहीं। यूट्रस प्रोलैप्स में जो रिंग डालते हैं मैडम, उसको क्या बोलते हैं मेडिकली भाषा में? बता, एक मिनट, उसको हम बोलते हैं पेसिरी। मैम ब्लड के कमी से भी डिस्चार्ज होता है? ब्लड की कमी से बेटा इन्फेक्शन के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके कारण इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, तो उस कारण से डिस्चार्ज होता है। केवल अगर आप बोलो कि ब्लड की कमी है तो उसके कारण डिस्चार्ज होगा, नहीं। ब्लड की कमी के कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, उसके कारण हमें इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, और उस इन्फेक्शन के कारण फिर जो है ये, ठीक है। मैम इसका टेस्ट क्या बोल के करवाते हैं, और इसका थोड़ा प्रोसीजर बोलिए मैम। इसका टेस्ट बेटा ये वही डिस्चार्ज जो होता है मैम। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे इसको, अगला आगे का पूरा। अभी तो अपने पास सब कुछ है पढ़ने, अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक बताया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको हिस्ट्री में पेशेंट से क्या क्या पूछना है, उम्र के हिसाब से आप कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस लगाओगे, कि अगर मेरे पास अगर मान लो कि एक 18 साल की बच्ची आती है, तो मैं उसमें सबसे पहली डायग्नोसिस कैंसर नहीं सोचूंगी, मैं उसमें इन्फेक्शन सोचूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास 5 साल की बच्ची आती है तो मैं उसमें पहला डायग्नोसिस कैंसर नहीं सोचूंगी, हो सकता है फॉरेन बॉडी हो, समझ रहे हो। तो मैंने अभी बस उसको डिफरेंशिएट करने लगा, वो हाइजीन कितना मेंटेन करती है, कैसा क्या उसका डेली का अपना वेजाइनल हाइजीन के बारे में उसको कुछ पता भी है कि नहीं, साफ सफाई रखती भी है कि नहीं, किस तरह के माहौल में रहती है जहाँ पे साफ सफाई के बारे में लोगों को एजुकेशन है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, ये सारी चीजें मैं हिस्ट्री से एलिसिट, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे पढ़ा है कि हम क्या क्या अभी पूछेंगे। अब हम आएंगे आगे कि किसमें किस प्रकार का डिस्चार्ज दिखता है, और किस डिस्चार्ज में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या टेस्ट कराना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। ओके ओके मैम। हेलो हेलो हाँ बेटा हेलो बोलो। मैम, कई बार जो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल होती है उनको भी वाइट डिस्चार्ज होता है 8-15 दिन, वो क्यों होता है? देखो, कई बार क्या होता है, मैटरनल ईस्ट्रोजन जो होता है ना, माँ का ईस्ट्रोजन कई बार जो है वो बच्चे में जाता है, वो दूध के जरिए जाए, या वो जब डिलीवरी के टाइम पे ब्लड के थ्रू गया हो, जैसे भी गया, तो माँ के ईस्ट्रोजन के कारण कई बार बच्चे में जो ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। नॉर्मली बच्ची छोटी जो होती है उसमें ईस्ट्रोजन बहुत कम होता है, वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, जब उसका प्यूबर्टी आने लगता है तब तो उस कारण से कई बार ऐसा होता है। अदरवाइज वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है, वो नॉर्मल है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब पहले भी आता है, ये बाद में भी आता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते उस समय ये भी क्यों नहीं आता है? बेटा हार्मोन्स है ना,
मैंने बताया जब ईस्ट्रोजन ज्यादा है तब ईस्ट्रोजन टाइप का डिस्चार्ज आएगा, जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है तो प्रोजेस्टेरोन के टाइप। तो आपके बॉडी में जिस समय पे जो सा हार्मोन ज्यादा है उसके आधार पर उसी के हिसाब से वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है जी मैम, मतलब इसका फिजियोलॉजिकल नॉर्मल रीजन हो सकता हाँ, है। जो मैं फिजियोलॉजिकल बता रही हूँ ना, ये फिजियोलॉजिकल जो हार्मोन के कारण से हो रहा है। थैंक यू मैम। और कुछ? हेलो मैडम। इसका कारण स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन? नहीं नहीं, स्ट्रेस डिप्रेशन का इससे कुछ लेना नहीं है। जी लेकिन जो मैम, अभी किसी ने जो कॉपी पेस्ट वाला मैसेज किया था वो एकदम सही है, आधा मैसेज है लेकिन वो एकदम सही है। उस मैसेज में जो भी चीज लिखी है वो एकदम ही सही लिखी है हमने कि ओव्यूलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज ज्यादा रहता है क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट्रोजन बहुत होता है। ठीक है, गाम उत्तेजना के कारण ज्यादा होता है, गर्भ निरोधन की गोलियां लेते हैं तो उसमें भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे गर्भावस्था के दौरान भी हार्मोन्स के कारण तो ये सारी चीजें सब नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा किसी ने कुछ और क्वेश्चन भी लिखा है क्या? गुप्ता सर जी नंबर बता देंगे सर, कल अधूरा हो गया था। सुनिए, नंबर प्लीज आप लोग क्लास के बाद लीजिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है ना। और कल उनने ग्रुप पे भी डाला था चैट बॉक्स में, तो प्लीज वहां पे देख लीजिए क्लास को। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, प्यूरुलेंट मतलब कि पस जैसा डिस्चार्ज, वो प्यूरुलेंट होता है। ठीक है, और क्या पूजा, पूजा आपने क्या क्वेश्चन पूछ लिया बेटा? मेरे को आपके क्वेश्चन नहीं मिला। मैम वही वो बेबी गर्ल में वाइट डिस्चार्ज। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। और कुछ? हाँ ये चलो, ये वशिष्ठ जी ने कुछ तो ग्रुप पे डाला है, जिसका भी जो भी नंबर है आप देख लो, तो मैं क्लास बंद कर लूंगी। और कोई डाउट है तो पूछ लो। Ma'am, when surgery take place, this, uterus prolapse, does that affect on their sexual life? See, what happens is uterine prolapse is a common thing during old age, because by that time, and it is common in those women who have multiple child, like 7 8 children they have. So what happens is when they have so many children, no, the ligaments, the support of the uterus becomes lax, in the sense they become loose. Okay, and also in the old age the hormone support is not there, there is no estrogen, there is no progesterone, which were in helping the support of the uterus. Also everything is hormonal, hormones always helps in every way. So now when the hormones are also not there, the tissue becomes even more loose. So this is the problem of old age. Old age mein anyways their sexual life is not that much. So when the uterus is removed, that is not going to affect much, because at the age of 70 years, 75 years, 60 years, if they are removing the uterus of a woman, it is not going to hamper her sexual life, because anyways they are hardly having sex. Because after menopause, the hormones are not there, so sex is also very difficult for the woman. Okay. Okay, madam. But nowadays we can see like age after 35, between 35 to 40, due to some reason, like they will remove the uterus. Okay. Nowadays we can see in our place. Actually, it is not supposed to be done unless and until removing uterus is the only option. Even Supreme Court has now issued a notice stating that whosoever is doing hysterectomy below the age of 40 years, okay, that has to be reported. Plus, what we do is we do not remove the ovaries. Even if there is a need, like if there is a woman of 45 years and she has a fibroid uterus, she has a huge fibroid uterus, she has abnormal uterine bleeding, okay, and we have given her all the medical management and everything, but still she is having abnormal uterine bleeding, she is having a huge fibroid, and she is
and which is causing difficulty in our day-to-day life. Okay. So now we decided कि अच्छा चलो, she's 45, her family is complete, we've given all the possible medicines and everything, but the symptoms are not improving, so let us remove her uterus. So what we do is, when we operate the patient, we look at the ovaries. Okay, if the ovaries are normal, we do not remove the ovaries, because what happens is, कहीं ना कहीं there is a possibility, there is थोड़ा बहुत estrogen and everything which is coming. Okay, so estrogen, what it does, what I've told you, it will make the vaginal discharge thin. Okay, it will make the vaginal discharge copious. This will make the vaginal discharge watery. So that, because of the estrogen, the sexual life will be good in those cases. If you are removing the uterus at the age of 40-42 years, estrogen is still there, right? So estrogen is still there. So because of that, the sexual life will be good. And anyways, as the age will progress, the ovaries will again stop working. So then, so anyway, sexual life is going to get hampered. Okay. चलो, शायद हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल था इसलिए उनको इंग्लिश में समझाया. देखो, हिंदी में मैं बता देती हूँ. उनने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपने एक पेशेंट की यूट्रस निकाल दी, तो क्या वो उसकी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करेगा. उनका क्वेश्चन था प्रोलैप्स वाली लेडीज के लिए. प्रोलैप्स बेटा जो है, जो बच्चादानी बाहर आती है, यूट्रस प्रोलैप्स, वो कॉमन कब होती है? वो कॉमन होती है मोस्टली 60-70 साल की उम्र में. वो तब क्या होता है, एक तो कॉमन किसमें, जब बहुत सारे किसी के बच्चे हुए होते हैं, होम डिलीवरी हुई होती है, दाई ने घर पे ही कराई होती है, और अगर वो दाई ट्रेंड नहीं है, मान लो ऐसे बस कराने के लिए, तो वो प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं देती, तो सारे लिगामेंट्स जो होते हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, वो ढीले पड़ने लगते हैं. दूसरी चीज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हार्मोन्स भी नहीं है, जो हार्मोन्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देने में काम करते हैं, लेकिन अब लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ चली गई तो यूट्रस जो है वो नीचे आ जाता है. अब आपने अगर 60-70 साल की औरत में यूट्रस निकाल भी दिया लोग, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी उसकी हार्डली कोई सेक्सुअल लाइफ होती है, क्योंकि तब तक हार्मोन्स ही नहीं होते, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत दिक्कत होती है उसको सेक्सुअल लाइफ मेंटेन करने के लिए. अब उन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा शैन कि आजकल सुनने में आ रहा है कि 35-40 साल की उम्र में भी यूट्रस निकाल देते हैं, तो 35-40 साल की उम्र में 40 से पहले यूट्रस निकालना, अगर आपको किसी मरीज का पड़ रहा है, तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप 35 साल से कम में यूट्रस क्यों निकाल रहे हो. हमेशा ट्राई करोगे कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट या कोई ऑल्टरनेटिव सर्जरी जिसमें यूट्रस आपको नहीं निकालना पड़े, वो करने का. ठीक है, मान लो 40-42 साल में आप किसी का यूट्रस निकालते भी हो, जो भी कारण है उसके, उस कारण से, तो उस केस में अगर ओवरीज नॉर्मल है तो आप ओवरीज छोड़ते हो, क्योंकि अगर ओवरीज नॉर्मल है, अपना ओवरीज अभी भी काम कर रही है, तो ओवरीज क्या निकालेंगे, ईस्ट्रोजन तो निकालेंगे ना. तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो वजाइना को मॉइस्ट रखता है, वजाइनल डिस्चार्ज को अच्छा रखता है, थिन रखता है, तो वो सेक्सुअल लाइफ को हैम्पर नहीं करेगी, वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी. समझ गई शायद? आ गया समझ में. मैम एक्चुअली क्या है कि उन मतलब क्वेश्चन रहते हैं ना सभी के, तो हमें भी वही डाउट रहता है, तो हम भी उसे समझ पाए. नहीं, वो आप अच्छा किया ना, आपने बोल दिया हिंदी में एक्सप्लेन करने को, मैंने डबल से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं देखो मैं बैठी हूँ, नहीं, उनको सर का इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए तो समझ, समझाया. मैम सर का क्वेश्चन तो समझ आ जाता है. वैसे तो आज आपने इंग्लिश में बताया, लेकिन आप रोज हिंदी में बताते हैं ना, तो हम क्वेश्चन भी समझ जाते हैं सर का, और आंसर भी समझ जाते हैं. कोई बात नहीं बेटा, मेरे को डबल से समझाने में कोई दिक्कत नहीं है. उनको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ आता है, इसलिए मैंने उनको इंग्लिश में समझा दिया. आपको हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है, हिंदी में समझो, कोई दिक्कत नहीं. इट इज ऑल अबाउट कि सबको समझ आना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश. मैडम एक क्वेश्चन और लेंगे प्लीज. हाँ बोलिए. एक महिला की 35 साल की उम्र में यूट्रस बाहर आ रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है मैडम? ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन यूट्रस प्रोलैप्स पढ़ेंगे तब, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण. ओके मैम. ठीक है, ओके मैम. ये थोड़ा लंबा जो. चलो मैडम और क्वेश्चन है. हाँ मैडम ओके मैम. ल्यूकेरिया है. क्या है? ल्यूकेरिया. ल्यूकोरिया. हाँ, ल्यूकेरिया के कारण जो है यूट्रस निकालना पड़ता है क्या? नहीं, ल्यूकोरिया का कारण देखना है हमें, कारण देखना है. अभी कल अपन पढ़ेंगे ना, कारण वारण सब पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे. ओके, थैंक यू मैम. जी चलो, अब खत्म करें अपने नोट्स, कर लो क्वेश्चंस, कल की क्लास में स्टार्टिंग में पूछ लेना. ठीक है,
हाँ मैडम, हेलो। ओके मैम। आवाज हेलो कट रही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैम थैंक हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैडम, यहाँ छत्तीसगढ़ में गर्भाशय कांड हुआ था, उसके बाद से फिर ये रूल वगैरह बना दिया था उन्होंने कि हिस्टेक्टमी मतलब बगैर कोई, जब तक लीगल कुछ ऐसा नहीं रहे तब तक यूट्रस निकालेंगे नहीं। हाँ तो एग्जैक्टली। उसके बाद में ये लॉ बना था मैडम, छत्तीसगढ़ में हुआ हाँ था गर्भाशय कांड में। अरे वो और छत्तीसगढ़ में शायद पता चल गया है क्योंकि बहुत जी जी सारी जी जगह मैडम, ऐसा बहुत हो सारे रहा है। मैडम एमपी नर्सिंग में होम में भी लेके एमपी बीस में बीस भी हो बाईस, रहा है जी और जी बीस बहुत बीस सारी बाईस जगहों बाईस पे साल का, हाँ मैडम, फीमेल्स का यूट्रस निकाल दिए मैडम यहाँ पर। सही है। वो नहीं जी करना है अनलेस एंड अनटिल हाँ इंडिकेटेड। हाँ हाँ मैडम, 40 से पूरा पहले तो कोशिश करना है कि यूट्रस नहीं ही जी निकालना जी, है। तभी लॉ लॉ ही बना दिया कि जब तक पहले हाँ मेडिकल मैनेजमेंट होगा, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद ही एग्जैक्ट फिर अगर लीगल रहेगा तो करना है, अदरवाइज हिस्टेक्टमी नहीं करना है। एग्जैक्ट। उसके बाद मैडम टीटी का भी एक बार हुआ था मैडम कांड, ये जो ट्यूबेक्टमी वगैरह करते हैं मैडम, उसमें सेप्टिसीमिया में पेशेंट चले गए थे, अपोलो में एडमिट थे, उस समय था मैं अपोलो में। सेप्टिसीमिया में हो सकता है कि जो यूज किए होंगे इंस्ट्रूमेंट मैडम प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किए होंगे जिस ओटी में, तो उस कंडीशन में सेप्टिसीमिया और डेथ भी हो गई थी कुछ पेशेंट्स की मैडम। ये छत्तीसगढ़ में हुआ था मैडम ये भी। वही है वो जी एक्चुअली छत्तीसगढ़ में शायद पता चल गया है नहीं तो हुआ जी सब जगह है। जी जी मैडम, प्रॉपर स्टरलाइजेशन लोग वो नहीं करते हैं ना मैडम मेंटेन। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मैडम, मैं ओटी टेक्नीशियन ही हूँ मैडम अभी सत्य साई में। चलिए तो बढ़िया। छत्तीसगढ़ में ओके कहाँ है आप? मैडम, मैं सत्य साई हॉस्पिटल, फ्री कार्डियक सर्जरी होती है यहाँ पर, नहीं नहीं वहाँ पर। कौन से शहर में? ये मैडम रायपुर में, नया रायपुर में। नया रायपुर। ठीक है। जी मैडम, मैं फ्री में भिलाई में कार्डियक थी 2 सर्जरी साल होती अपनी है। पढ़ाई के लिए। ओके 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 मैम, ओके अपना थैंक यू स्टील मैम। प्लांट है ना भिलाई स्टील प्लांट। जी 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 बीएसपी उसी के मैडम, जी 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 हॉस्पिटल। जी 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 जी। चलिए देखो बढ़िया, कितनी ओके छोटी दुनिया है, थैंक सब मिल जाते हैं यहाँ। यू। हाँ मैडम, अब तो यहाँ गायनी भी स्टार्ट हो गई है फ्री में हमारे यहाँ, चलिए बढ़िया। मतलब हाँ, सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी सब होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो बहुत बढ़िया। चलो कल सैटरडे है, कल नहीं मिलेंगे, आप सीधे मिलेंगे मंडे को। ठीक है। ओके मैम, ओके मैडम, गुड नाइट मैडम, थैंक यू। चलो सबको गुड नाइट। ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट मैडम।